Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. Well, again this is not a lecture. In this video we are going to analyze previous year question. So we have already analyzed 25 questions in the previous video. So this is the continuation video. And I'm sorry I'm not been able to make video regularly, but I will try my best to make as many videos as possible. Now we'll come to the will okay, one more thing. If you want to join my Telegram channel, the link is in the description. Please go ahead and join the channel because there I share important PDFs. I also take quizzes and I share previous year questions and so many things related to English literature. Now let's understand, let's try to learn question number 76. So question number 76 is, what does aptly define minor literature according to Gile Deleuze? So this question comes from Deleuze and Guattari. So option 1, deconstruction of material reality. Option 2, deterritorialization of language. Option 3, heteroglasia. And option 4, meta-narrative. तो इसका राइट आंसर ऑफ कोर्स डिकंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, हेट्रोग्लेसिया तो होगा नहीं, बख्तिन का कॉन्सेप्ट है ना, ये डेरिडा का कॉन्सेप्ट है, मेटा नैरेटिव होगा नहीं, तो राइट आंसर वुड बी deterritorialization of language. सेकंड, which means 2 is the right answer. सही है, आगे चलते हैं. वैसे गाइल डेल्यूज एंड फेलिक्स ग्वातारी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पोस्ट ह्यूमैनिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म इनको पढ़ा जाता है. जैसे इनके वर्क्स हैं A Thousand Plato, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. यूजीसी इवन नॉट जस्ट यूजीसी नेट, बट अगर आप पीएचडी करोगे, इफ़ यू आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं. क्योंकि मेरे अनुसार मुझे लगता है कि अगर 1950s के बाद के जितने भी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं उसमें से वन ऑफ द मेजर थिंकर, वन ऑफ द मेजर फिलोसफर, वन ऑफ द मेजर क्रिटिक इज गाइल डेल्यूज एंड फेलिक्स ग्वातारी. आजकल जितने भी इको क्रिटिज्म हो गया या फिर इको फेमिनिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, है ना, या फिर पोस्ट ह्यूमैनिज्म हो गया, इन सब के कॉन्सेप्ट में डेल्यूज ग्वातारी आते ही आते हैं. तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो एंड रीड फेलिक्स ग्वातारी एंड गाइल डेल्यूज, क्योंकि डेल्यूज के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे वो बातें करता है डिफरेंस एंड रेपुटेशंस की. इफ़ यू रियली वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन डेल्यूज एंड ग्वातारी, वैसे मैं बनाऊंगा ही, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं लेट नहीं, पहले ही बना दूंगा, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, ऑल राइटर्स सिंस चौसर हैव कम फ्रॉम द मिडिल क्लास हैव हैड गुड एट लीस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन. वेयर हैज वर्जीनिया उल्फ एक्सप्लेन्ड इट? इन विच बुक वर्जीनिया उल्फ हैज एक्सप्लेन्ड इट? तो कहता है मिसेस डॉलोवी. नो, दिस इज ए नॉवल, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी करेक्ट राइट आंसर, इट कैन नॉट बी राइट आंसर. नेक्स्ट इज टू द लाइट हाउस. अगेन दिस इज ए नॉवल, एंड दोनों ही नॉवल क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, जिसको बोलते हैं एक थॉट का फ्लो. नेक्स्ट है द लीनिंग टावर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ रूम ऑफ वंस ऑन. ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वो शेक्सपियर की सिस्टर बन के लिखती है ना. तो राइट आंसर इज द लीनिंग टावर. 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कहता है, who among the following is not associated with cultural imperialism, which means again cultural imperialism, cultural materialism. पहला ऑप्शन कहता है जोनाथन डॉलीमोर, सेकेंड ऑप्शन एलन साइनफील्ड, थर्ड ऑप्शन रेमंड विलियम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टैनली फिश. अब देखो, रेमंड विलियम्स हो गए, साइनफील्ड हो गए, डिलेमोर हो गए, ये सारे के सारे आते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म में, कल्चरल मटेरियलिज्म में, है ना. सिर्फ स्टैनली फिश जो है ना, ये रीडर रिस्पॉन्स में आता है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में आता है. तो इनका जो मेन फोकस था वो था रीडिंग के ऊपर. ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, इट डील्स विथ रीडर्स. कहता है ऑथर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रीडर किस तरह से बुक को इंटरप्रेट करता है, वही रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है. तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द रीडर, हाउ अ रीडर इंटरप्रेट्स. क्योंकि रीडर जो है ना, वो भी एक कम्युनिटी से आता है, वो भी एक सोसाइटी से बिलोंग करता है. तो रीडर जो है वो जिस तरह से ग्रो हुआ है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट की जो मीनिंग है
वो फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, बल्कि बहुत सारे उसके मल्टीप्लिकेशंस, बहुत सारे उसके इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं। तो जब रीडर अपने कॉन्टेक्स्ट से निकल के जब किसी पर्टिकुलर नॉवेल को पढ़ता है, तो वो जिस तरह से उसको समझता है उसी को बोला गया रीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हिच मींस इट इज बेस्ड अपॉन द रीडर्स व्यू, इट इज बेस्ड अपॉन द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? रीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट आंसर इज स्टैनली फिश। स्टैनली फिश जो है वो कल्चरल इंपीरियलिज्म या कल्चरल मटेरियलिज्म से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है नेम द ऑथर राइटर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। जब ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, ऑब्वियस बात है, कल्चरल स्टडीज की शुरुआत ही ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज से हुआ है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, 2 to 3 वीडियोस आई हैव मेड ऑन दिस, और मैं कंटिन्यूस में बना रहा हूँ, तो प्लीज गो एड एंड चेक दैट आउट। देखो ये क्वेश्चन अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे ना, एकदम इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। कहता है नेम द ऑथर राइटर जो कि एसोसिएटेड नहीं है ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज से। तो पहला ऑप्शन दे रहा है आई रिचर्ड, सेकंड रिचर्ड हॉगर्ट, थर्ड रेमंड विलियम्स एंड फोर्थ स्टुअर्ट हॉल। ये तो है ही, विलियम्स तो इंपॉर्टेंट ही है, रिचर्ड हॉगर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मास के बारे में, मास कल्चर के बारे में बातें करता है, अमेरिकनिज्म के बारे में बातें करता है। एंड और वो कहता है कि किस तरह से जो ब्रिटिश कल्चर है ना, ये जो ब्रिटिश वर्किंग कल्चर है, वर्किंग क्लास है, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिकनिज्म ने, अमेरिकन कल्चर ने, या फिर मास कैपिटलिज्म ने, या फिर कैपिटलिस्ट कल्चर ने, या फिर मास कम्युनिज्म ने, है ना। तो खैर मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट आउट। मैं इस पर डाल दूंगा ये, या फिर नेक्स्ट कल के वीडियोस में, सॉरी कल मैं इसको पब्लिश करने वाला हूँ, है ना। तो राइट आंसर इज आई रिचर्ड। आई रिचर्ड जो है ही इज द राइट आंसर, क्योंकि ये न्यू क्रिटिक से बिलोंग करते हैं, न्यू क्रिटिक से बिलोंग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि न्यू क्रिटिक, ठीक है, या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following described drama in the following words? A true play is the three-dimensional. It is literature that walks and talks before our eyes. किसने बोला है? पहला ऑप्शन कह रहा है मार्जरी बल्चन, एल्ड्रिच निकोल, जीबी सॉ और आर्थर मिलर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज मार्जरी बोल्टन। वैसे कहीं कहीं ऑप्शंस में देखोगे जीबी सॉ लिख देते हैं, लेकिन जीबी सॉ इससे एसोसिएटेड नहीं है, समथिंग सिमिलर उन्होंने भी बोला था, लेकिन मार्जरी बोल्टन इज द राइट आंसर। और इनका एक वर्क था द एनाटॉमी ऑफ ड्रामा, है ना, इसके अंदर इन्होंने बोला था, क्योंकि शी वाज टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस एंड embodied nature of ड्रामा, जिसमें वो परफॉर्मेंस की बात करता है, परफॉर्मेंस की बात करती है कि ड्रामा जो है एक तरह से इम्बॉडीड है, एक तरह से परफॉर्मेंस है ना। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पोइट्री, इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉवेल। क्लियर है? इसलिए इसके 3 डायमेंशनल होते हैं। आगे चलते हैं, तो राइट आंसर इज 1, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 81, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेमंड विलियम्स व्यूज ऑन कल्चर। अगेन कल्चर स्टडीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक में 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। कहता है कल्चर इज ऑर्डिनरी, कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ, द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, और देयर एग्जिस्ट at least 3 layers of culture at a given point of time in a society, dominant, residual और immigrant। ये तो सही है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि दे आर 3 डिफरेंट लेयर्स जो कि एक आपस में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। तो 4 इज द करेक्ट, 4 सही है। द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट, ये नहीं होगा, which means कि this is the right answer, 3 would be the right answer, क्योंकि culture as a whole, he talks about culture as a whole, as a way of life, क्योंकि culture is not only about high class culture, है ना। कल्चर सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास सोसाइटी के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि इट ऑल्सो डील्स विद द लोअर क्लास, इट ऑल्सो डील्स विद द मंडेन लाइफ, इट ऑल्सो डील्स विद द वे ऑफ लाइफ, हाउ वी लिव, हाउ वी बिहेव, है ना। रेमंड विलियम्स के जो 4 डेफिनेशन है, 3 से 4 डेफिनेशन जो है ना कल्चर स्टडीज के बारे में, तो उसी में ये बातें कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप मेरे कल्चर स्टडीज के इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, है ना। तो कल्चर इज ऑर्डिनरी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, कौन सा वीडियो देखना है आपको। कल्चर इज ऑर्डिनरी, ये भी बोला कल्चर जो है वो ऑर्डिनरी होता है, और कल्चर एज अ होल, एज अ वे ऑफ लाइफ। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट, रेमंड विलियम्स क्लियर है। नेक्स्ट कहता है हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इन 1920 दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड।
किसने बोला था कि देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ, बहुत फेमस है ये, एजरा पॉन्ड है, एजरा पॉन्ड ने बोला था। टी.एस. इलियट तो बोले नहीं थे क्योंकि टी.एस. मूव कर गए थे, तो ये तो होगा नहीं। टी.एस. इलियट एक्चुअली में मैसाचुसेट्स से बिलोंग करते थे, है ना, जहाँ पे MIT है, वहाँ से वो मूव कर गए इंग्लैंड में रहना शुरू कर दिया। डॉथी रिचर्डसन ने बोला नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने तो कभी बोला ही नहीं, तो एजरा पॉन्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसलिए वो बाद में देखोगे जो ब्रिटिश कल्चर है उससे अलग होके वो पेरिस चले गए, फ्रांस चले गए, हर जगह घूमने लगे और वहाँ के अलग कल्चर में वो मतलब अपना अलग कल्चर को अलग कल्चर में पलने बढ़ने लगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ दीज इज नॉट लिटरेरी जर्नल एंड मैगजीन, इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो कि लिटरेरी जर्नल या मैगजीन नहीं है। पहला ऑप्शन द इगोइस्ट, ऑफ कोर्स द इगोइस्ट बहुत फेमस वर्क है जिसमें कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे टी.एस. इलियट के वो पब्लिश होते थे, तो एलियट ने इसको पब्लिश किया था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूजीसी नेट जो है वो जर्नल, मैगजीन, पीरियोडिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो दो तरह के क्वेश्चंस यूजुअली बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो यूजीसी बनाता है वो पीरियोडिकल में मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, दे विल गिव यू मल्टीपल 4 to 5 ऑप्शंस एंड दे विल आस्क यू टू क्रोनोलॉजिकली सजाओ कि कौन सा पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। दैट इज द वन वे टू आस्क। दूसरा क्वेश्चन जो यूजीसी पूछता है वो पूछता है ऑथर्स की नेम दे देगा एंड दे विल आस्क यू टू मैच द फॉलोइंग कि कौन सा पीरियोडिकल कौन से राइटर के द्वारा लिखी गई। तो अगेन दीज टू बिकम्स वन ऑफ द मेजर, कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने का जो टॉपिक है वो स्पेशली यूजीसी नेट के लिए। तो अगर यूजीसी नेट के लिए तो आप समझ लो कि जितने भी लिटरेरी एग्जाम्स हैं, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो द इगोइस्ट जो है वो टी.एस. इलियट का था एंड इट वाज पब्लिश इन 1914 से 19 तक चला था, 14 से लेके 19 तक चला था, ठीक है। फिर द क्राइटेरियन ये भी टी.एस. इलियट का ये चला था 1922 से लेके 1939 तक। तो ये दोनों तो होगा नहीं राइट आंसर क्योंकि ये दोनों सही है अपने आप में, है ना। दीज टू आर लिटरेरी जर्नल, दीज टू आर मैगजीन। नेक्स्ट द इंग्लिश रिव्यू, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से मैगजीन ही है, ये भी एक तरह से जर्नल ही है। फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड के द्वारा ये जर्नल चलाई गई थी और इस जर्नल में ही यूज्ड टू स्पीक अबाउट H.G. वेल्स जो कि मॉडर्न कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉवलिस्ट थे। H.G. वेल्स के बारे में ये बातें करता था, फिर D.H. लॉरेंस के बारे में बातें करता था अपने वर्क में, है ना। इन साइड राइटर्स के बारे में बातें करता था। नेक्स्ट है मतलब 4 ऑप्शन, तो ऑब्वियस बात है ये तीनों होगा नहीं, तो लास्ट ऑप्शन ही इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। वैसे ये जो वर्क है ये चिल्ड्रन का नॉवेल है, चिल्ड्रंस नॉवेल। आई होप 83 का ऑप्शन होगा 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक mythology हु इज द साइक इन द जॉन कीट्स ओड टू द साइक। ये तो बहुत इजी है, अमॉर्टल वुमेन होगी, है ना। अमॉर्टल वुमेन जो है वो क्या है, साइक है, मतलब इसके अनुसार क्यूपिड होगा नहीं, अनइमॉर्टल वुमेन होगी नहीं, वीनस होगा नहीं, तो राइट आंसर ए। काफ़ी इजी है ये तो, काफ़ी इजी अगर आप पढ़े होगे ओड टू द साइक, है ना, ओड टू द नाइटिंगेल। दीज आर 6 ओड इन्होंने लिखा है, 6 ओड। ऑल 6 ओड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट लिटरेचर, चाहे वो ओड टू ऑटम हो, ओड टू नाइटिंगेल हो, ओड टू साइक हो, है ना। इन सारे ओड्स को आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय स्पोर्ट्स पर्सन, इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा नहीं लिखा गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर दे डू नॉट स्टडी इंडियन लिटरेचर, स्पेशली वैसे लिटरेचर जो ऑटोबायोग्राफिकल होता है। इस तरह के क्वेश्चंस लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर नहीं जानते हैं, तो एक तरह से मिसलिनियस क्वेश्चंस में है ना। पहला कहता है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो वर्क है ये नाम से पता चल रहा है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये एक्चुअली में आंद्रे अगासी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ टेनिस प्लेयर। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं दूसरा यूज करता हूँ। ये अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो वर्क है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये भी स्पोर्ट्स के द्वारा लिखा गया। अनब्रेकेबल नाम से पता चल रहा है मैरी कॉम का है, ये मैरी कॉम का है ना। शी वॉज अ स्टार प्लेयर, स्पेशली ये जो कॉमनवेल्थ ओलंपिक जो गेम होता है ना, ओलंपिक गेम में। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी, ये तो सचिन तेंदुलकर का, ये तो बहुत फेमस है, सचिन तेंदुलकर का।
तो राइट आंसर वुड बी 4. 4 इज द राइट आंसर. द कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अ मेमोर. दिस इज अ मेमोर. नाम से ही पता चला इट इज अ मेमोर. इट इज, खैर मेमोर है बट स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा नहीं लिखा गया है. ये जो वर्क है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अ मेमोर, ये लिखा गया किनके द्वारा? ये लिखा गया है सत्या सरन के द्वारा. सत्या सरन है ना, ये चाइल्डहुड मेमोर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मॉडरेट आने लगे हैं. शुरुआत के जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे. कहता है आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. इस पोएम से मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन से राइटर ने इस सारे पोएम्स को लिखा है. द स्काईलार्क, द बाजर, द जिप्सी कैंप, फर्स्ट लव. अब देखो द स्कॉलर जिप्सी एक वर्क है, वो तो है नहीं, उनके राइटर तो यहाँ पे है नहीं. द स्काईलार्क, अब कंफ्यूज मत होना, टू द स्काईलार्क एक अलग वर्क है जो कि पर्सी बायसी शैली के द्वारा लिखा गया है. तो ये है नहीं, ये द स्काईलार्क है, तो ये होंगे नहीं. लॉर्ड बायरन ने लिखा नहीं है, रॉबर्ट बर्न्स ने भी नहीं लिखा है. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जॉन क्लेयर. जॉन क्लेयर इज द राइट आंसर. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड इज द राइट आंसर. ये सारे के सारे वर्क जॉन क्लेयर के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 87. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है. वेरी नाइस. वैसे जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या हायर एजुकेशन से क्वेश्चंस होते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आंसर लिख सकते हो, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. देखो दो तीन चीजें हैं एग्जाम में आंसर देने के लिए. एग्जाम में कोई नहीं कह सकता कि किसका एग्जाम, क्योंकि देखो एमसीक्यूज पे मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करता हूँ. एमसीक्यू एग्जाम पे, एमसीक्यू एग्जाम क्या होता है? जिसमें कि किसी के भी 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो सकते हैं, किसी के भी 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो सकते हैं. इट डिपेंड्स लाइक हाउ यू आर प्रिपेयर इन द एग्जाम हॉल. अगर आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो एग्जाम हॉल में, आप नॉजिएटिंग फील नहीं कर रहे हो, तो मे बी 5 क्वेश्चन आप ज़्यादा सही करके आ जाओगे. मे बी आपका लक अच्छा होगा तो आपके पढ़े हुए टॉपिक से 5 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, तो यू वुड बी एबल टू आंसर मोर. तो ये 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स ले आएंगे, तो 10 मार्क्स इज अ लॉट, स्पेशली इन द कंपटीशन एग्जाम. तो एमसीक्यूज कभी एक प्रॉपर वे नहीं है जज करने का कि कौन आदमी कितना इंटेलेक्चुअल है. मैं एक दिन वीडियो बनाया था जब लोग मोटिवेशन अपना खो देते हैं यूजीसी नेट की तैयारी करते करते कि मेरा निकल नहीं रहा, 2 मार्क्स से छूट रहा है, 4 मार्क्स से छूट रहा है. तो मैं उनको कहता हूँ कि दिस डज नॉट जस्टिफाई दैट यू आर नॉट वेल एजुकेटेड, है ना. मैंने वेल एजुकेटेड पर्सन को भी देखे हैं जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करते हुए. 60 से 70 लोगों को जेआरएफ मिलता है. इट्स नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई ईच एंड एवरी पर्सन. तो ये जो मेजॉरिटी जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, मैंने जिनको भी देखा है मेजॉरिटी जेआरएफ क्वालिफाइड लोगों को, उनके पास इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होता है, उनके पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होता लिटरेचर का. वो सारे के सारे नहीं, 70 to 80% रट्टा मार होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान पूछने लगा है, रट्टा मार क्वेश्चंस पूछने लगा है ना, जो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन उस तरह के क्वेश्चंस को देखेगा भी नहीं. अच्छा, दूसरा चीज़ ये भी है, हाँ खैर ये तो मैं अलग से बता दिया, बट एक चीज़ और भी है कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी 30 से 40% क्वेश्चंस वो बनाता है जो आप सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के अच्छे से समझ के आंसर दे सकते हो, है ना. जैसे मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, जैसे यूपीएससी में करते हैं, है ना. तो कुछ लोग बोलेंगे अब यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, वह नेट भी बहुत डिफिकल्ट है, नेट का जेआरएफ लेना भी बहुत डिफिकल्ट है. नेट तो फिर भी ईजी है, 6% को निकल जाता है. अब तो 6% नहीं, मुझे लगता है 4% को ही देते हैं, लेकिन जेआरएफ 0.1% को देते हैं. सिर्फ 60-70 ऐसे लोगों को, 50 से 60 लोगों को मिलता है. तो अगेन जेआरएफ क्वालिफाई करना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना यूपीएससी क्वालिफाई करना है. हाँ मे बी यूपीएससी में ज़्यादा भीड़ है, अलग बात है वो, क्योंकि उसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, इसमें एक ही एग्जाम होता है. बट स्टिल दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. इतना आसान नहीं है जेआरएफ निकालना, और इतनी मुश्किल भी नहीं है, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है. दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एनईपी 2020. कहता है एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट देयर शुड बी हाई क्वालिटी लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज, है ना. कहता है, पहला ऑप्शन कहता है एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट देयर शुड बी हाई क्वालिटी लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस, ये ट्रू है. दूसरा कहता है द पॉलिसी रिकमेंड्स अर्ली इम्प्लीकेशंस ऑफ 3 लैंग्वेजेस फॉर्मुलेट टू द प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी सही है. तीसरा कहता है द पॉलिसी रिकमेंड्स दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट्री लेवल, ये नहीं होगा आंसर. तो राइट 3 वुड नॉट बी द राइट आंसर. ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं.